Hello students, I am Sajjan Bharadwaj, TGT at Halwasya Vidya Vihar Bhiwani. Today I am with you with the next part of our revision, and we are taking the revision of chapter number 1, that is chemical reactions and equations. In the previous video I have told you that at the time of revision we are trying to focus at activities also. Because theoretical portion we have already covered in so many videos. However, I tried my best to give some activities simultaneously at that time also. But this time I am trying to be more focused on activities. क्योंकि मेरा मानना है, जैसा मैं बार बार कहता हूं, कि प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस इज परमानेंट एक्सपीरियंस. थ्योरेटिकल चीजें हम भूल जाते हैं, लेकिन जो चीजें हम आंखों से देख लेते हैं, अपनी बॉडी से, अपनी सेंसेस की हेल्प से जिनको ऑब्जर्व कर लेते हैं, ठीक है, उनको फिर देर तक रिटेन करना पॉसिबल होता है. तो कंटिन्यू विद द सेकंड पार्ट ऑफ आवर रिवीजन विद एक्टिविटीज. इन फर्स्ट वीडियो आई टोल्ड यू व्हाट आर द केमिकल रिएक्शंस. आपको याद हो गया होगा, केमिकल रिएक्शन इज ए प्रोसेस इन विच ओरिजिनल सब्सटेंसेस, जिनको रिएक्टेंट्स बोलते हैं, दे रिएक्ट टुगेदर टू फॉर्म द न्यू सब्सटेंस, जिनको प्रोडक्ट बोला जाता है. तो ऐसा कोई भी प्रोसेस है उसको केमिकल रिएक्शन बोलेंगे. केमिकल रिएक्शन की फिर मैंने वहां टाइप्स आपको बताई थी, जितनी पॉसिबल थी सभी टाइप्स आपसे डिस्कस हो गई हैं, और अपनी तरफ से आई ट्राइड माय बेस्ट टू गिव यू द मैक्सिमम एक्टिविटीज. टुडे आई एम टेकिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द केमिकल रिएक्शंस. कि केमिकल रिएक्शन जब होता है, हमने टाइप पढ़ ली है, कॉम्बिनेशन पढ़ा, डिकम्पोजिशन पढ़ा, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, लेकिन हर रिएक्शन की अपनी कोई न कोई एक स्पेशल फीचर होती है, और वो जो फीचर है उन फीचर्स को हमने क्या नाम दे रखा है, कैरेक्टरिस्टिक्स. हालांकि ये देख चुके हैं हम, बट क्योंकि सिलेबस का पार्ट है तो मुझे दोबारा बताना है आपको, ताकि आपके दिमाग में परमानेंटली ये चीजें फिक्स हो जाएं और फिर आपको कोई कंफ्यूजन ना हो. When I say the word characteristic, characteristics means any special feature which is associated with a particular reaction. और बेटा याद रखना है कि एक रिएक्शन की एक ही कैरेक्टरिस्टिक्स हो ऐसा नहीं है. कई बार एक ही रिएक्शन में एक से ज्यादा कैरेक्टरिस्टिक्स भी पॉसिबल हो सकते हैं. आज की एक्टिविटी में मैं कोशिश करूंगा आपको ये चीज और ज्यादा क्लियर करने की. चलिए, तो हम कैरेक्टरिस्टिक की बात कर लें. तो सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे है चेंज इन कलर. इसका मीनिंग ये हुआ कि जब कभी भी केमिकल रिएक्शन होता है तो उसमें केमिकल रिएक्शन के ड्यूरिंग कोई न कोई कलर चेंज हो सकता है. डेफिनेट है ऐसा नहीं है, देयर मे बी ए कलर चेंज. आप लोगों ने देखा था प्रेसिपिटेशन वाला, जब हमने लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड का रिएक्शन किया था, याद करिए. लेड नाइट्रेट PbNO3 होल ट्वाइस प्लस पोटेशियम आयोडाइड, और यहां पर हमारे पास जो प्रेसिपिटेट बने थे PbI2, हालांकि साथ में KNO3 भी बना था, लेकिन ये जो प्रेसिपिटेट बने थे दे वर येलो इन कलर. अब ये मटेरियल हमारा कलरलेस था, साइमल्टेनियसली ये भी कलरलेस ही है. इसी की तरह से मैंने लिखा नहीं दोबारा से. अब दो कलरलेस मटेरियल आपस में रिएक्ट करके और कलर्ड प्रोडक्ट बना रहे हैं. इसका मतलब इट वाज द एग्जांपल ऑफ कलर चेंज. ठीक है, एक और कलर चेंज का एग्जांपल आपको देता हूं. बहुत आसान है, आप सब बच्चे जानते हैं पहले से. आई हैव दिस स्मॉल पीस, यू आइडेंटिफाई इट वेरी वेल, इट इज ब्लू लिटमस पेपर. जानते हैं आप सभी. आई एम टेकिंग ए केमिकल इन दिस टेस्ट ट्यूब, and this chemical is dilute sulfuric acid H2SO4. it is an acid. आप बच्चों ने छोटी क्लास में पढ़ रखा है कि जब भी कभी एक एसिड, जब कोई भी एसिड ब्लू लिटमस से रिएक्ट करता है तो इट चेंजेस इनटू रेड. ब्लू लिटमस जो होता है उसका कलर रेड हो जाता है. इस चीज को कंफर्म कर रहे हैं. आई एम गोइंग टू टेक ए ड्रॉप फ्रॉम दिस सॉल्यूशन, और उस ड्रॉप को मैं यहां इस लिटमस पेपर पर ऐड करने वाला हूं. आप देख पा रहे होंगे, आपके सामने हो रहा है. ये एक्टिविटी हमने बहुत केयरफुली करनी है.
बिकॉज एसिड कैन बी हार्मफुल फॉर आवर बॉडी। अब देखिए, ओरिजिनली हमारे लिटमस का कलर कैसा था? ब्लू। अब कैसा हो गया ये? रेड। दैट मीन्स इट इज ए कलर चेंज। सो कलर चेंज कैन बी द एग्जाम्पल ऑफ केमिकल रिएक्शन। मैंने बोला कैन बी, क्यों बोला? क्योंकि कलर चेंज में हर बार केमिकल रिएक्शन हो ये भी जरूरी नहीं है। आप बोलेंगे सर आप कंफ्यूज करते रहते हैं। बेटा मैं मैक्सिमम पॉसिबल केसेस डिस्कस करने की कोशिश करता हूं। यहां पर ये परमानेंट चेंज है, ठीक है? ये दोबारा अपने आप ब्लू पोर्शन में कन्वर्ट नहीं होगा। जो रेड पोर्शन हो गया इट विल रिमेन रेड। इट इज ए परमानेंट चेंज, सो इट इज ए केमिकल रिएक्शन। बट कलर चेंज का एक और एग्जांपल देता हूं, आपको समझ में आएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। देखिए, कलर चेंज का सेकंड एग्जांपल लेता हूं। ये सिगरेट लैंप है मेरे पास, इसको मैं इग्नाइट करने वाला हूं। बर्न करना भी बोला है मैंने इसको, एक्चुअली प्रॉपर वर्ड इग्नाइट होना चाहिए। अब इसको हमने बर्न किया, इट इज स्टार्टिंग। आई एम टेकिंग, ये देखिए क्या है सामने? ऑल पिन, सीधा कलर। इसको हीट कर रहे हैं, सिगरेट लैंप की फ्लेम में इंट्रोड्यूस किया। सी एनी कलर चेंज इज देयर इन ऑल पिन। क्या ऑल पिन का कोई कलर बदल रहा है? यू कैन सी इट हैज बिकम रेड हॉट। रेड हॉट, मेरे माउथ के एयर से फ्लेम डिफ्लेक्ट हो रही है। रेड हॉट, कलर चेंज हो गया है। तो क्या मान लो कलर चेंज हो गया तो ये केमिकल रिएक्शन है? आप कहेंगे यस सर हो सकता है, बट इस फ्लेम से बाहर लेके आइए। सी अगेन इट हैज इट्स ओरिजिनल कलर, सो इट इज नॉट द परमानेंट वन। इसका मीनिंग ये हुआ कि हीटिंग ऑफ समथिंग, किसी चीज को हीट अप करते हैं और उस हीट की वजह से अगर उसका टेम्परेचर चेंज हो रहा है, दैट इज नॉट ए केमिकल रिएक्शन। बट इसके बदले में अगर आप एक मैस्टिक को बर्न करते हैं, ये मैस्टिक है, यूज मैस्टिक है, मैं इसे दोबारा बर्न कर रहा हूं। अब देखिए बर्न हो रहा है। अब बर्न होने के बाद जो कलर आएगा, अब इसके बाद ये जो कलर अचीव करने वाला, अभी आपको रेड दिखाई दे रहा है, पहले व्हाइट था, लेकिन उसके बाद अब ये देखिए जो व्हाइटिश हो गया है या पीछे से ब्लैक हो गया है, इट इज ए परमानेंट चेंज। अब इस तरह का जो परमानेंट चेंज होता है, उस परमानेंट चेंज को आप क्या कह सकते हैं? केमिकल रिएक्शन कह सकते हैं, ठीक है? तो इसका मीनिंग ये हुआ कि कलर चेंज कैन बी ए पॉसिबल केस फॉर केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन में कलर चेंज पॉसिबल है, ठीक है? अब हर कलर चेंज से केमिकल रिएक्शन हो जाए ये जरूरी नहीं, बट इट कैन बी। तो याद रखना है, लिखना आपने ऐसे ही है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन दैट इज चेंज इन कलर। एग्जांपल दे देना लिटमस का, ब्लू लिटमस एसिड में रेड हो गया, और अगर रेड लिटमस ले तो बेस में ब्लू हो जाएगा। सिंपल चीजें याद रखो ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। मैंने आपको क्लियर करने के लिए कि हर कलर चेंज केमिकल रिएक्शन हो जाती है, ऐसा नहीं है, इसलिए दूसरी एक्टिविटी आपको साइमल्टेनियसली करवाई है। यहां पर जब आपका ऑल पिन रेड हो रहा है, वो केमिकल चेंज नहीं है, वो क्या है? फिजिकल चेंज। फिजिकल चेंज कैसे होते हैं बेटा? टेम्परेरी। इसलिए एक बार रेड हुआ, लेकिन तुरंत थोड़ी देर बाद वो वापस अपने ओरिजिनल कलर में आ गया है। नेक्स्ट इज इवोल्यूशन ऑफ गैस। अब इवोल्यूशन ऑफ गैस का मतलब क्या हुआ कि जब आपका एक केमिकल दूसरे से रिएक्ट कर रहा है और अगर गैस प्रोड्यूस हो रही है उस रिएक्शन में। सबसे आसान फिर से लेता हूं, अभी मैंने डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड का जिक्र किया आपसे। सल्फ्यूरिक एसिड को हम लिखते हैं H2SO4। ये डाइल्यूट यूज करना है हमने जहां भी अवेलेबल हो, और आप बच्चों ने बहुत केयरफुली करना है। एसिड कैन बी डेंजरस, इसलिए जब भी एक्सपेरिमेंट करें एसिड से, टेक केयर उस आपके टीचर की प्रेजेंस हो या घर पर बाई चांस आप कोई एक्टिविटी कर रहे हैं तो आपके एल्डर्स की प्रेजेंस में हो, इंडिविजुअली नहीं करें। डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, आई हैव सल्फ्यूरिक एसिड in this test tube as I have shown you already. I am going to introduce a piece of zinc. मैं इसमें जिंक का एक पीस डालने वाला हूं। जिंक इज ए मेटल, यहां लिखेंगे जिंक, ये सॉलिड होता है,
दोनों को ऐड करने जा रहे हैं, इसलिए बीच में प्लस का साइन आ गया। वी वांट टू सी कि होता क्या है, क्या होने वाला है। देखते हैं कोई गैस निकलेगी या नहीं निकलेगी। अब जिंक की जब बात करते हैं तो जिंक ग्रेन्यूल्स, दीज आर द जिंक ग्रेन्यूल, इनको जिंक ग्रेन्यूल बोलते हैं। देखिए किसी भी जिंक ग्रेन्यूल की बेटा शेप देखेंगे तो शेप हमेशा बड़ी अजीब सी शेप मिलती है। ये एक पीस है, ये कोई दूसरा पीस हमारे पास हो सकता है, ठीक है। कभी भी इसके सीधे कटे हुए पीस आपको नहीं मिलेंगे। इट इज ए नॉन मैलिएबल मेटल, ये कभी मैलिएबल नहीं होता है, इसलिए हमेशा इसके जिंक ग्रेन्यूल बोलेंगे, जिंक पीसेस नहीं बोलते। अब एक पीस को मैं इंट्रोड्यूस कर रहा हूं, ये टेस्ट ट्यूब आपके सामने है, देखिए केयरफुली आप इसे। इस टेस्ट ट्यूब में हमने इस पीस को डाला, देखिए एनी रिएक्शन कैन यू सी। थोड़ा सा स्लो लगेगा क्योंकि एसिड ज्यादा डाइल्यूट है। अगर आप जिंक पीस के सरफेस को देख पा रहे होंगे तो सरफेस पर बहुत सारे बबल्स आपको दिखाई दे रहे हैं। दीज बबल्स आर ऑफ हाइड्रोजन गैस। ये बबल किसके हैं? हाइड्रोजन गैस के बबल्स हैं ये सभी के सभी। सरफेस के ऊपर आप देख सकते हैं। अगर इसको गैस को कलेक्ट किया जाए बाद में, इट कैन बी बर्न विद ए पॉप साउंड। सो दिस इज द इवोल्यूशन। सरफेस पर बबल देखिए प्लीज, ठीक है। कुछ देर बाद ये रिएक्शन फास्ट हो जाएगा। कुछ एयर बबल आपको दिखाई दे रहे होंगे, अभी धीरे धीरे निकलने शुरू हो गए हैं। रिएक्शन इज स्लाइटली स्लो क्योंकि एसिड ज्यादा डाइल्यूट है। मैंने एक कार की बैटरी से निकाला है, घर में और एसिड अवेलेबल नहीं होता है, इसलिए डाइल्यूशन ज्यादा होने की वजह से रिएक्शन थोड़ा सा स्लो है। आई थिंक आपको ये दिखाई दे गया होगा क्लियरली, ठीक है। सो दिस रिएक्शन इज कॉल्ड इवोल्यूशन ऑफ गैस। अब इवोल्यूशन ऑफ गैस की जब हम बात करते हैं तो यहां पर आप देखेंगे जिंक कैन डिस्प्लेस हाइड्रोजन। जिंक हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करता है एंड इट विल फॉर्म ZnSO4 प्लस H2, दैट इज ए गैस, ठीक है। तो ये चीज आप ध्यान कर लीजिए। इसी रिएक्शन में या बर्निंग वाले रिएक्शन में हमने देखा था टेम्परेचर रेज हो जाता है। तो टेम्परेचर रेज होना, इंक्रीज होना, दैट कैन बी द अनदर स्पेसिफिक फीचर ऑफ ए केमिकल रिएक्शन। Chemical reaction, I have told you there can be two type of chemical reaction on the basis of temperature change, exothermic and endothermic। दो टाइप के रिएक्शन आपको बताए हैं। एक्सोथर्मिक कौन सा बताया बेटा? इवोल्यूशन ऑफ हीट। जैसे अभी हमने बात की थी, मैस्टिक एक बात कर रही थी, हम सबके घर में LPG होता है, CH4, ये आपके जो CNG है उसका फार्मूला है। घर में जो होता है C4H10। इन दोनों को जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न करेंगे, यू विल गेट CO2 एंड वाटर एलोंग विद लॉट ऑफ हीट। ढेर सारी हीट बाहर निकलती है। ढेर सारी हीट बाहर निकलने का मतलब यह है कि टेम्परेचर रेज होगा, और अगर टेम्परेचर रेज हो रहा है तो इसका मतलब इस रिएक्शन को बोलेंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और जैसे मैंने बताया आपको, जब आप डिकम्पोज करना चाहते हैं किसी चीज को, आपको ऑलरेडी हीट देनी पड़ रही है, उस रिएक्शन को बोलेंगे एंडोथर्मिक, ठीक है। तो हीट के बेस पर भी हमारे पास रिएक्शन दो टाइप के हो सकते हैं, एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक। चेंज इन टेम्परेचर के बेस पर एक्सो एंड एंडो, देयर कैन बी टू टाइप ऑफ रिएक्शंस, ठीक है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट फीचर है फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट्स, कि प्रेसिपिटेट्स जो फॉर्म होते हैं। अब प्रेसिपिटेशन के लिए देखो, आज दोबारा उस एक्टिविटी को मैं करने वाला नहीं हूं क्योंकि पहले ही वीडियो में जस्ट आपको दिखाया है। आई हैव टोल्ड यू, अभी थोड़ी देर पहले भी लिखा था, लेड आयोडाइड PbI2, येलो प्रेसिपिटेट बने थे ये, पहले वाली एक्टिविटी में आप देख चुके हैं। और एक बना था बेरियम सल्फेट BaSO4। याद करके बताइए मुझे, बेरियम सल्फेट के प्रेसिपिटेट कैसे बने थे? आपने पहले वाला वीडियो देखा है, व्हाइट प्रेसिपिटेट। नहीं देखा किसी बच्चे ने तो पहले उसको देख लो। सो फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट इज अनदर feature, or you can say characteristics of a chemical reaction. And next one is change in state. I always say change in state is again a confusing idea, थोड़ा सा confusion हो सकता है उसमें। अब change in state में कैसे है? जैसे अभी हमने जिंक मेटल लिया, जिंक इज सॉलिड, H2SO4 लिया, that is liquid। लेकिन जो हमारे पास गैस निकल रहा है
वो तो एक अलग स्टेट है। तो यहां पर सॉलिड और लिक्विड मिलकर के गैस प्रोड्यूस कर रहे हैं। इट कैन बी द एग्जांपल ऑफ केमिकल रिएक्शन। लेकिन अगर आपके पास आइस है, आइस को आप थोड़ा सा हीट करिए, फ्रिज से बाहर निकाल करके रख दीजिए, आइस विल चेंज ऑटोमेटिकली इनटू वाटर। अब आइस क्या है बेटा? आइस इज सॉलिड। आइस क्या होता है बच्चे? सॉलिड होता है। अब आइस आपके पास सॉलिड है और उसके बाद हमारे पास वाटर बन गया। वाटर क्या है? लिक्विड। ये आपका सॉलिड है, ये आपका लिक्विड है। चेंज इन स्टेट इज देयर। स्टेट तो चेंज हुई, लेकिन क्या इस चेंज इन स्टेट में आप कह पाएंगे रिएक्शन भी हुआ है? नहीं। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा हो तो आइस इज आल्सो ए सॉलिड स्टेट ऑफ H2O and water is a liquid state of H2O. That means there is no formation of new chemical substance. कोई नई चीज नहीं बनी, इसलिए इसको हम केमिकल रिएक्शन नहीं कहेंगे। क्लियर होगी बात? तो ये चीज आप बच्चों ने ध्यान करनी है, ठीक है? तो ये क्लियर हो जाना चाहिए। सो दीज आर द फीचर्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। एक बार फिर से रिपीट कर दूं, बोर्ड के ऊपर 5 फीचर्स लिखी गई हैं। देयर आर द 5 फीचर्स। चेंज इन कलर, जो मैंने लिटमस पेपर की हेल्प से आपको क्लियर किया, साथ में ओलपिन की हीटिंग करके दिखाई, वो केमिकल रिएक्शन नहीं है। फिर इवोल्यूशन ऑफ गैस की हमारी बात हुई। इवोल्यूशन ऑफ गैस में मैंने आपको बताया कि हमारे पास जो अब देखिए रिएक्शन थोड़ा सा फास्ट हो गया है, आप देख पा रहे हैं। इट हैज नाउ फैंटास्टिक lot of gas is coming out clearly, क्योंकि एसिड थोड़ा डाइल्यूट था तो इसने स्टार्ट लेने में थोड़ा सा टाइम ज्यादा ले लिया है। देख पा रहे हैं आप, ये जितने भी बबल्स आपको दिखाई दे रहे हैं, छोटे छोटे बबल, ढेर सारा। जैसे आप कोल्ड ड्रिंक लिम्का वगैरह खोलते हैं ना, कभी देखा हो, उसमें से जैसे एयर बबल बाहर आते हैं। तो दिस इज इवोल्यूशन ऑफ गैस। नाउ इट इज फैंटास्टिक। एंड इसमें भी अगर हम नीचे से टच करते हैं तो इट हैज बिकम स्लाइटली वार्म, थोड़ा सा गर्म हो गया है। तो यहां चेंज इन टेम्परेचर भी हो जाता है। एक ही एक्टिविटी में 2 चीजें हो गई। इवोल्यूशन ऑफ गैस भी यहां पर हो रहा है और साथ ही क्या हो रहा है हमारे पास? इवोल्यूशन ऑफ गैस के साथ साथ टेम्परेचर चेंज। तो एक एक्टिविटी में एक से ज्यादा चेंजेस हो सकते हैं। सो ऑल दिस चेंज इन टेम्परेचर, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट एंड चेंज इन स्टेट, ये सभी चीजें मैंने आपसे डिस्कस कर दी। तो ये थी हमारे पास फीचर्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। उसके बाद जब हम फीचर या कैरेक्टरिस्टिक को फिनिश कर देते हैं तो नेक्स्ट आइटम, क्योंकि रिवीजन है बेटा, थोड़ा सा फास्ट करवा रहा हूं मैं, पहले बार बार कहता हूं। अगर आपको थोड़ी सी भी दिक्कत लगे तो पहले वाले वीडियोस प्लीज दोबारा देख लें। उसके बाद आता है हमारे पास केमिकल इक्वेशन। Chemical equation. What is chemical equation? Chemical equation is simply the representation of a chemical reaction in the form of symbols and formulae. Symbols and formulae. जैसे अभी हमने कहा, अगर हम हाइड्रोजन को ऑब्टेन करना चाहते हैं तो अभी हमारी इस एक्टिविटी में हमने H2SO4 लिखा। मैं केमिकल इक्वेशन की टाइप बता देता हूं आपको। 3 टाइप में लिखते हैं हम। सबसे पहले वर्ड इक्वेशन होती है, उसके बाद स्केलेटल इक्वेशन होती है और तीसरे वाली क्या हो जाती है? बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। स्केलेटल में केवल वर्ड इक्वेशन में केवल नाम लिखे जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हाइड्रोजन reacts with oxygen and it forms water. It is word equation. लेकिन हाइड्रोजन को मैं ये लिख दूं H2 plus O2 H2O, ये है वर्ड इक्वेशन, ये है स्केलेटल इक्वेशन। और अगर इसी चीज को बैलेंस कर दिया जाए, यहां पर 2 हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन एटम में दिख रहे हैं, ऑक्सीजन 2 है, यहां ऑक्सीजन 1 है। तो बैलेंस करने के लिए आप दोबारा लिखता हूं, ऑक्सीजन इज सिंगल। बैलेंसिंग के लिए रूल याद करो, पहले वाले वीडियो में बता रखे हैं कि यहां बॉक्स अप्लाई करना होता है। बॉक्स, सभी के आगे बॉक्स अप्लाई कर देंगे और बॉक्स के अंदर कोई चेंज आपने नहीं करनी।
ऑक्सीजन यहाँ सिंगल है, यहाँ ऑक्सीजन 2 है, तो यहाँ 2 अप्लाई हो जाएगा। नाउ 2, ये 1 पढ़ेंगे आप इसे, 2 1 जार 2, ऑक्सीजन 2 हो गए हैं, हाइड्रोजन 2 2 जार 4, दीज आर 2 हाइड्रोजन, तो ये बन जाएंगे 2 2 जार 4। सो नाउ इसको बॉक्स को रिमूव कर दीजिए आप। इट इज 2H2 प्लस O2 एंड एरो मार्क 2H2O। इट इज ए बैलेंस केमिकल इक्वेशन। क्वेश्चन ये आता है कि why do we balance? I have already told you, we balance the chemical equation to satisfy the law of conservation of mass, to make the equal number of respective atoms on either side। दोनों तरफ सभी एटम्स क्या हो जाने चाहिए, बराबर हो जाने चाहिए। यहाँ हाइड्रोजन के देखो 4 एटम्स हैं, यहाँ हाइड्रोजन के 4 एटम्स हैं, यहाँ ऑक्सीजन के 2 एटम्स हैं, यहाँ ऑक्सीजन के 2 1 जार 2 एटम्स हैं। तो रेस्पेक्टिव का मतलब ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन की बात करें, हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन की बात करें, जिंक है तो जिंक की बात करें, जो भी एलिमेंट आपके पास है केवल उसी के बारे में आपने बात करनी है। क्लियर होगी बात? सो दिस इज अबाउट द केमिकल इक्वेशंस एंड देयर बैलेंस। नेक्स्ट इज रेंसिडिटी। एंड कोरोजन। ये 2 टॉपिक और है हमारे पास। पहले हम कोरोजन, जिसको आम आदमी रस्टिंग बोलता है, आम आदमी से रस्टिंग कह देता है, बट हमने टर्म कोरोजन ले लिया। इट इज एक्चुअली द स्लो ईटिंग। किसका स्लो ईटिंग है? ऑफ द मेटल सरफेसेस, मेटल के सरफेस का। किसकी वजह से? बाय द, ये गैस की स्मेल आ रही है एंड इट इज क्रिएटिंग लिटिल इरिटेशन टू मी। Corrosion is actually a process in which there are certain changes on the surface of metals, जिसकी वजह से मेटल के सरफेस पर कुछ चेंज आते हैं। क्या चेंज आते हैं? समटाइम इट्स कलर चेंज, जैसे रस्टिंग के बाद आपने देखा होगा आयरन के ऊपर एक ब्राउन कलर की लेयर आ जाती है। अगर आप सिल्वर की बात करेंगे तो सिल्वर के ऊपर ब्लैक कलर की लेयर आ जाती है। कॉपर की बात करेंगे तो ग्रीनिश लेयर आ जाती है। तो एक तो वह कलर चेंज, सेकंड क्या होता है? उसकी स्ट्रेंथ वीक हो जाती है, यानी मेटल का सरफेस धीरे धीरे क्या हो जाता है बेटा? डिके हो जाता है, खराब हो जाता है। सो डिकेइंग ऑफ द मेटल सरफेस बाय द एक्शन, किसकी एक्शन? ऑफ द एटमॉस्फेरिक गैसेस। और एटमॉस्फेयर में कौन कौन सी गैसें हैं जो इस प्रोसेस में हेल्प करती हैं? सबसे पहले ऑक्सीजन, जो हमें बहुत अच्छी लगती है लेकिन हमारे मेटल को नुकसान पहुंचाती है। ठीक है। दूसरा, एटमॉस्फेरिक गैसेस में CO2 भी अपना रोल प्ले करती है। कॉपर के केस में CO2, आयरन के केस में अकेला ऑक्सीजन। लेकिन जब सिल्वर का केस आएगा तो ये दोनों ही गायब हो जाएंगे और एक नई गैस है हाइड्रोजन सल्फाइड। राइट बेटा? लेकिन ये दोनों के दोनों गैस जब कोरोजन का कारण बनती हैं तो अकेले नहीं बन सकती। किसकी प्रेजेंस में? इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। इसलिए मैं क्या बोलूंगा? Corrosion is the slow eating of metal surfaces in the presence of moisture, ठीक है, by the atmospheric gases। कि atmospheric gases moisture की प्रेजेंस में मेटल के सरफेस को धीरे धीरे डिके करते हैं, खत्म करते हैं। उस प्रोसेस का नाम क्या रहेगा? कोरोजन। राइट? तो 3 मेटल का नाम लिया मैंने, तीनों के मैं एग्जाम्पल आपके सामने रखता हूं। अगर आयरन का कोरोजन हो रहा है आपके पास, पहला केस हमारे पास जो सिलेबस और बुक के हिसाब से आयरन बेटा सॉलिड होता है। ऑक्सीजन और वाटर की प्रेजेंस में काम करेगा। ये दोनों चीजें कहां से आते हैं? फ्रॉम एटमॉस्फेयर। मैंने ये जो एटीएम लिखा है, एटीएम का मतलब एटमॉस्फेयर है। और इन दोनों की प्रेजेंस से आयरन में चेंज आता है और आयरन एक नया कंपाउंड बनाता है और वो कंपाउंड है Fe2O3 with X वाटर मॉलिक्यूल। क्या फार्मूला लिखा मैंने? Fe2O3 with X वाटर मॉलिक्यूल। X का मतलब वाटर मॉलिक्यूल की संख्या यहां पर फिक्स नहीं है, इसलिए जब बैलेंस कर रहा हूं तो वाटर के आगे भी आपको क्या लिखना पड़ेगा? X लिखना पड़ेगा। और ऑक्सीजन के आगे क्या लिखना पड़ता है हमें? 3/2, क्योंकि ऑक्सीजन के 3 एटम बनाने होते हैं। ठीक है। इसको रस्ट बोल देते हैं, आम आदमी से रस्ट कहता है, बट आप साइंस पढ़ रहे हैं बच्चे तो आप इसे बोलेंगे हाइड्रेटेड ऑक्साइड ऑफ आयरन। क्या वर्ड बोला मैंने? हाइड्रेटेड ऑक्साइड ऑफ आयरन। ठीक है।
और इसका कलर कैसा होता है भाई? ब्राउन कलर होता है। अब रस्टिंग से बचना है तो कैसे बचे? आप सब जानते हैं, पेंट किया जा सकता है, ऑयल सरफेस पर लगाया जा सकता है, जिंक, जो जिंक ग्रेन्यूल दिखाया था अभी आपको, ये जो जिंक ग्रेन्यूल हमारे पास है, इस मेटल की लेयर भी आयरन के ऊपर चढ़ाई जा सकती है। और उस लेयर चढ़ाने के प्रोसेस का नाम क्या होता है? गैल्वेनाइजेशन। ठीक है, कभी कभी एल्यूमिनियम की लेयर भी चढ़ाते हैं, उसको एनोडाइजिंग बोला जाएगा। या फिर उसकी आयरन से मिलाकर कुछ दूसरे एलिमेंट कार्बन के साथ या और दूसरे मेटल के साथ मिला करके एलॉयज बना सकते हैं। सो इन दिस वे वी कैन प्रोटेक्ट द रस्टिंग ऑफ आयरन और कोरोजन ऑफ आयरन। सेकेंड, हमारे पास जब कोरोजन की बात करेंगे तो कॉपर की बात करेंगे। कॉपर इज अगेन ए मेटल। कॉपर ऑक्सीजन और वाटर की प्रेजेंस के साथ साथ एक और गैस को भी साथ में लेता है। ठीक है, तो यहां पर लिख रहा हूं O2, यहां पर लिख रहा हूं H2, ये तो दोनों पहले वाले आ गए, साथ में तीसरी गैस आ गई CO2। ये तीनों फिर से कहां से आएंगे? एटमॉस्फेयर से। और एटमॉस्फेयर से आने के बाद इस सब का बनेगा CuCO3 डॉट CuOH होल ट्वाइस। लंबा फार्मूला बेटा ध्यान से लिखेंगे। CuCO3 को बोलेंगे कॉपर कार्बोनेट और CuOH होल ट्वाइस को बोलेंगे कॉपर हाइड्रोक्साइड। तो दो नाम अलग अलग नहीं बोल रहे, इसको सिंगल ही बोल रहे हैं। इट इज कॉल्ड द बेसिक कॉपर कार्बोनेट। क्या वर्ड बोलेंगे? बेसिक कॉपर कार्बोनेट। CuOH होल ट्वाइस की वजह से बेसिक वर्ड आया है और कॉपर कार्बोनेट CuCO3 है। और इसका जो कलर होता है, जैसे ऊपर वाले का कलर ब्राउन है, तो इसका कलर कैसा होगा? ग्रीन या ग्रीनिश। कभी कभी ग्रीन और ब्लैक का भी अलग फॉर्म भी दिखाई देता है। आपने कभी पुराने कॉइन्स देखे हो बाई चांस, उनके ऊपर अगर कॉपर के कॉइन आपके घर में है, बहुत पहले चलते थे, अब नहीं चलते। हमारे घरों में पूजा घर में बर्तन होता है कॉपर के, ठीक है, मंदिर में घंटी हो सकती है कॉपर की, या कहीं और भी देखा आपने कॉपर वायर्स भी होते हैं। तो अगर वो उनके ऊपर रस्टिंग हो गई है तो ग्रीनिश लेयर आ जाती है। इस लेयर को रिमूव करने का बड़ा आसान तरीका होता है, क्योंकि ये बेसिक है। तो लेमन जैसा मटेरियल लो और उसको उसके ऊपर रगड़ दीजिए। जैसे आप रगड़ेंगे तो रगड़ते उसके ऊपर जो कलर है, जो लेयर है, वो रिमूव हो जाती है। और थर्ड हमारे पास है, थर्ड में ऊपर लिख रहा हूं, थर्ड सिल्वर के बारे में। सिल्वर क्या है बेटा? Ag। और ये H2S के साथ काम करता है। Ag यानी सिल्वर। सिल्वर अगेन सॉलिड है, ठीक है, ये गैस है आपके पास, ये सॉलिड है, और ये दोनों मिलकर के बनाएंगे Ag2S प्लस H2। अब ये Ag2S ब्लैक कलर का होता है। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि हमारे पास तीनों सब्सटेंस के केस में अलग अलग तरह के कलर बनते हैं और अलग अलग फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल है। आयरन के केस में दो फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है, ऑक्सीजन एंड वाटर। अकेले ऑक्सीजन से रस्टिंग नहीं होगी, अकेले वाटर से भी रस्टिंग नहीं होगी। कॉपर के केस में तीन फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल है, ऑक्सीजन, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। और सिल्वर के केस में कौन रिस्पॉन्सिबल है? बिल्कुल ही अलग चीज, H2S, हाइड्रोजन सल्फाइड। और इसी रिएक्शन की वजह से हमारे घरों के अंदर जो ज्वेलरी होती है, सिल्वर की ज्वेलरी, सिल्वर के यूटेंसिल्स हो सकते हैं कई बार घर में, ठीक है, वो धीरे धीरे टाइम के साथ ब्लैक हो जाते हैं। और ये गैस जहां पॉल्यूशन ज्यादा होता है, सीवेज वगैरह होता है, वहां पर ज्यादा बनती है, अदरवाइज ये गैस नहीं बनती। हाँ, आप 11th क्लास में लैब में एक्सपेरिमेंट करेंगे तो वहां पर H2S आपको जरूर मिलेगी। और इसकी स्मेल कई बार यही पूछ लिया जाता है कि व्हाट इज द स्मेल ऑफ H2S। इसकी स्मेल के बारे में कहा जाता है रोटन एग स्मेल। सड़े हुए अंडों की जो बदबू होती है उसके तरह की स्मेल आती है इसमें से, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट कोरोजन। एंड लास्ट इज रेंसिडिटी। अब देखिए, रेंसिडिटी की जब हम बात करते हैं तो रेंसिडिटी बड़ा मजेदार सा टॉपिक है, बिल्कुल ही छोटा टॉपिक है, लेकिन बच्चे इसमें भी गलती करते हैं। रेंसिडिटी में ध्यान करेंगे आपको, फूड आइटम रिएक्ट नहीं करता है। फूड आइटम के अंदर प्रेजेंट जो फैट्स होते हैं या जो ऑयल होता है, घी या तेल, जो भी चीज होती है, वो फैट या ऑयल किसके साथ रिएक्ट करता है बेटा? एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है। सो मेनी टाइम बच्चे लिखते हैं कि रेंसिडिटी इज द प्रोसेस इन विच फूड आइटम रिएक्ट विद द एटमॉस्फेरिक गैस। नो, फूड आइटम नहीं, फूड आइटम के अंदर प्रेजेंट जो फैट या ऑयल होते हैं, और ये प्रोड्यूस करने के बाद, रिएक्ट करने के बाद, ठीक है, होता क्या है, फूड आइटम की स्मेल बदल जाती है, उसका टेस्ट बदल जाता है। हमने यहां पर कोई फार्मूला नहीं लिखना है क्योंकि फार्मूला फिक्स नहीं है।
सभी ऑयल के अलग अलग फार्मूले होते हैं, अलग अलग तरह के कंपाउंड बनेंगे। सो वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन द फॉर्मूला। हम केवल एक ही बात करते हैं कि रेंसिडिटी इज द प्रोसेस इन विच द फैट एंड ऑयल्स प्रेजेंट इन फूड आइटम्स, फूड आइटम्स में प्रेजेंट फैट और ऑयल, दे रिएक्ट विद द एटमॉस्फेरिक गैसेस एंड दे स्टार्ट गिविंग आउट बैड स्मेल एंड बैड टेस्ट, यानी उनका टेस्ट भी चेंज होगा और स्मेल भी चेंज होगी। इस प्रोसेस का नाम क्या है? रेंसिडिटी। मेरी बात क्लियर हो गई है? तो रेंसिडिटी इज द प्रोसेस इन विच द फैट्स और ऑयल प्रेजेंट इन द फूड आइटम्स रिएक्ट विद द एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन एंड स्टार्ट गिविंग आउट बैड स्मेल एंड बैड टेस्ट। इस प्रोसेस का नाम रेंसिडिटी रहेगा और उस फूड प्रोडक्ट को बोलेंगे कि अब ये फूड प्रोडक्ट रेंसिड हो गया है। कई बार बच्चे कहते हैं सर कंटेमिनेट हो गया। बेटा कंटेमिनेशन थोड़ा सा अलग होता है। कंटेमिनेशन यूजुअली, हालांकि स्मेल उसमें भी आती है, खाने लायक वो भी नहीं रहता है, खाने लायक ये भी नहीं, बट कंटेमिनेशन आमतौर पर हम बैक्टीरियल इंफेक्शन की वजह से बोलते हैं, फंगस की वजह से बोलते हैं, वहां पर कंटेमिनेशन वर्ड यूज किया जाता है। तो वर्ड्स यूज करने में जो उसके पीछे फैक्टर होता है उसका रोल रहता है। रेंसिड जब बोलेंगे तो रेंसिड का मतलब ये हुआ कि फैट और ऑयल और ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट हो गए हैं। और कंटेमिनेट जब बोलेंगे तो कंटेमिनेट का मतलब ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ बैक्टीरिया, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सम फंगस और वायरल, कुछ भी ऐसी चीज जो आपको बीमार कर सकती है। बीमार ये भी कर देंगे लेकिन फैक्टर अलग अलग है, सो नेम्स आर डिफरेंट। अब इसको कंट्रोल कैसे करें? फूड आइटम को तो हम नहीं चाहते कि खाने पीने की चीजें जल्दी खराब हो। इसके लिए हमारे पास देयर आर लॉट ऑफ यू कैन से प्रिकॉशंस, प्रिवेंशंस। हमारे पास कई सारी बातें ऐसे हो सकते हैं। सबसे पहली बात फोकस करिए, खराब किसकी वजह से हो रहा है? प्रॉब्लम किसकी वजह से? ऑक्सीजन की। इसका मतलब फूड आइटम का लिंक आप ऑक्सीजन से खत्म कर दो। अब फूड आइटम का लिंक आप ऑक्सीजन से कैसे खत्म कर सकते हैं कि जो फूड आइटम है उसको पैकेट में डालिए, ये फूड आइटम है आपका, और इसको पैक कर दीजिए आप बाहर से, सील पैक कर दो ताकि एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन अंदर नहीं जाए। अब सील पैक करने के दो तरीके होते हैं। एक तरीका ये होता है कि इसमें हम नाइट्रोजन भर देते हैं, फ्लश विद नाइट्रोजन, जैसे चिप्स, कुरकुरे, जो भी आपके पास, बिंगो पिंगो, बहुत सारी चीजें हम खाते रहते हैं। दूसरा तरीका ये होता है कि फूड आइटम का पैकेट बनाए और उसके अंदर की एयर को पूरी तरह बाहर निकाल दें। एयर को बाहर निकालने को बोलते हैं वैक्यूम पैक। सो देयर कैन बी टू वेज, वी कैन फ्लश द नाइट्रोजन इनटू द फूड पैकेट्स और वी कैन क्रिएट वैक्यूम इनसाइड द फूड पैकेट्स। दोनों तरीके से ऑक्सीजन का लिंक खत्म हो जाएगा। तीसरा तरीका हमारे पास हो सकता है, ये ऑक्सीडेशन प्रोसेस है। ऑक्सीडेशन प्रोसेस है तो ऐसे केमिकल फूड आइटम में डाल दो पहले ही बनाते टाइम पर ही, जो ऑक्सीडेशन प्रोसेस को स्लो कर दे, और उनको बोलेंगे एंटीऑक्सीडेंट्स। क्या बोलेंगे? एंटीऑक्सीडेंट्स। और एक तरीका हमारा यूज ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स, एक तरीका होता है हमारे पास टेम्परेचर लो कर दो। टेम्परेचर लो होने पर, जैसे अभी थोड़ी देर पहले मैंने देखा था, आपको दिखाया कि कुछ केमिकल ऐसे होते हैं जो लो टेम्परेचर पर रिएक्ट नहीं करते हैं, धीरे धीरे, जैसे एसिड वाला केस था जिसमें जिंक ने रिएक्ट किया, स्लोली रिएक्ट किया, उस रिएक्शन से थोड़ी सी हीट बढ़ गई और फिर रिएक्शन फास्ट हो गया। आपने देखा गैस बाद में ज्यादा बन रही थी, शुरू में इतनी नहीं बनी थी। ठीक है। और अगले चैप्टर में आपको करवाऊंगा कि कुछ मेटल ऐसे हैं जो लो टेम्परेचर पर, आपके बारे हमारे पास सीबीएसई का जो एग्जाम हुआ था उसमें भी एक क्वेश्चन आया था, मेटल्स के रिएक्शन, हॉट वाटर और कोल्ड वाटर, इसका मतलब टेम्परेचर के हिसाब से भी रिएक्शन स्लो डाउन और फास्ट होते हैं। तो ये जो कंटेमिनेशन है यानी रेंसिडिटी जो है, इस रेंसिडिटी को आप लो टेम्परेचर करके भी रोक सकते हैं। और टेम्परेचर लो करने का आसान तरीका, कीप द फूड आइटम इन रेफ्रिजरेटर्स, रेफ्रिजरेशन कर दीजिए। सो दीज आर द फ्यू मेथड्स, देयर कैन बी मेनी मोर, आपके दिमाग में और भी आ सकते हैं, बुक्स में और भी मिल सकते हैं, बट रिविजन टाइम है, मेन सभी चीजें मैंने आपसे डिस्कस कर दी। तो आज के वीडियो में मैंने आपको कैरेक्टरिस्टिक्स बता दी हैं, 5 कैरेक्टरिस्टिक्स बताई एटलीस्ट, चेंज इन कलर बताया आपको, चेंज इन टेम्परेचर बता दिया है, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, इवोल्यूशन ऑफ गैस एंड चेंज ऑफ स्टेट। ठीक है। उसके बाद सभी के एग्जाम्पल मैंने कोशिश की कि आपको ये क्लियर करूं कि हर एक चीज में क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। तो आप अपने दिमाग को खुला रखिए, डोंट क्रैम द थिंग्स। मैं बार बार एक ही चीज एडवाइस करता हूं कि प्लीज रट्टा मत मारिए। एटलीस्ट आप साइंस में रट करके चीजें आगे नहीं बढ़ सकते। साइंस में आपकी ओपन आईज, ईयर्स, सेंसेस सभी ओपन होने चाहिए। आपके पास एनालिटिकल एटीट्यूड होना चाहिए, चीजों को आप सही गलत आइडेंटिफाई कर सकें।
उसके बाद हमने कोरोजन की बात की। कोरोजन मैंने 3 मेटल का बताया, आयरन, कॉपर एंड सिल्वर, उनको प्रोटेक्ट करने के तरीके बता दिए। और लास्टली मैंने लिया रेंसिडिटी। रेंसिडिटी फिर से बोलता हूं, इट इज द ऑक्सीडेशन ऑफ द फैट्स एंड ऑयल्स प्रेजेंट इन फूडस्टफ्स। ठीक है, उसके बाद रिजल्ट ये होता है बैड स्मेल एंड बैड टेस्ट। और उसको प्रोटेक्ट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, अपनी पैकिंग को इस तरह से कर दें कि ऑक्सीजन का कंटेक्ट खत्म हो जाए। पैकिंग के 2 तरीके बताए, नाइट्रोजन पैक या वैक्यूम पैक। एंटीऑक्सीडेंट्स यूज कर सकते हैं, लो टेम्परेचर पर फूड आइटम को स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, और एक बात ये भी हो सकती है कि फूड आइटम को आप लंबे टाइम तक स्टोर करके मत रखिए, यूज द फ्रेश फूड ऑलवेज, तो आपके पास रेंसिडिटी का चांस ही पैदा नहीं होता है। ठीक है, सो दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो। आई होप आपने इसे एंजॉय किया होगा। आपके कोई भी डाउट है तो प्लीज यू कैन कमेंट और यू कैन आस्क। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।